नमस्कार बहनों और भाइयों, प्यारे साथियों व बच्चों। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप भी अपने ज्ञान की वृद्धि कर रहे होंगे। और हमारा जो ज्ञान का विषय इस समय चला हुआ है वो है भारत के राजनीतिक मानचित्र में परिवर्तन। और उसमें हम भारत के 11वीं सदी के अंतिम समय से लेके यानी 12वीं सदी से लेके 1192 ईस्वी से लेके और 1800 ईस्वी तक के राजनीतिक मानचित्र में जो परिवर्तन हुआ उसके विषय पे हमारी चर्चा चली हुई है। और ये चर्चा जो है एनसीईआरटी की जो नई सिलेबस आया है उसके बेस पे है। तो हमने इससे पहले पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य के अंत की कारण बताए थे और मोहम्मद गोरी के ने जो गुलाम वंश यहाँ स्थापित किया, 5 उसने जो है यहाँ वंश अलग अलग जो है यहाँ पे बने। अंतिम लोधी जो वंश था उसको बाबर ने हराया और यहाँ पे मुगल वंश स्थापित हो गया। और मुगल वंश का भी औरंगजेब आखिरी था, उसके बाद में उनका पतन हो गया। अब उनका जो शासनकाल रहा उन मुगलों का जो प्रतिरोध किस किस ने किया ये विषय है हमारा, यानी कि मुगलों का प्रतिरोध कैसे हुआ। तो मैंने पहले ही बताया था कि मुगलों का प्रतिरोध करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी यहाँ के दिल्ली के आसपास के जो जाट्स कम्युनिटी थी। वो किसान थे और निडर और योद्धा किस्म के थे। वो किसी को भी अपने ऊपर राजा पसंद नहीं करते थे और अपने आज़ाद जिंदगी जीते थे। वो सीधे हस्तक्षेप भी नहीं करते थे। जब उनसे कोई भिड़ने के लिए जाता था तो वो अच्छी तरह से सबक सिखा देते थे। तो ये इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए ये लोगों को सताते हुए घूमते थे और जब वे उनसे भिड़ जाते थे तो वो उनको मार पीट के भगा देते थे। तो सबसे पहले उनका प्रतिरोध को जो करना पड़ा। और भरतपुर में उनकी जो है नेता थे सूरजमल, महाराजा सूरजमल और उनके पिता बदन सिंह और आगे जो है उनका वंशावली है। तो भरतपुर में उनका जो केंद्र था। उसके बाद में ये जो है सबसे पहले उन्होंने ही इनको ठिकाने लगाने की सोची। तो अब मुख्य विद्रोहियों के बारे में जानेंगे कि मुगल शक्ति को समाप्त किया, जिसमें मराठों का जो विषय है वो अगले अध्याय में है। मराठा इसमें सम्मिलित नहीं करे गए। मराठों के लिए का जो विषय है वो अगले अध्याय में आएगा। तो मराठों को छोड़ के और कौन कौन थे इस विषय पे हमारा चर्चा होगी इस टॉपिक पे। तो उस समय की शताब्दी में अनेक जो समुदाय किसान समुदाय थे वो कठोर शोषण के विरुद्ध विद्रोह किया उन्होंने। और ऐसा ही एक उदाहरण 17वीं शताब्दी में जाट किसानों से जुड़ा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में ये जो है हुआ। और जिन्होंने मुगलों के दमनकारी अधिकारी की हत्या कर दी, जो वे उनसे लगान वसूली के लिए जाते थे वो कूट पीट के भगा दिए। और उसके बाद युद्ध में 20,000 लोगों ने वीरतापूर्वक मुगल सेना का सामना किया, किंतु उनका जो जाट नेता था वो मारा गया और विद्रोह का बाद में दमन हो गया। यानी कि वो रफे दफे बात हो गई, समझौता कुछ जो भी हुआ उस दौरान। उसके बाद में जो आदिवासी समुदाय थे, उदाहरण के लिए भील, गोंड, संथाल और कोच, अपने अपने क्षेत्रों में आधिपत्य था उनका। और उन पर लगने वाले जो है कर का प्रयास का विरोध भी हुआ और इसमें कुछ समुदायों का दमन किया गया और धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्यों में इनको सम्मिलित भी कर लिया गया।
जिसके विरुद्ध विशेष रूप से वनवासी, पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने कुछ सीमा स्वतंत्र बनाए रखने में सफल भी रहे। यानी कुछों पे तो इन्होंने कब्जा कर लिया और बाद में वे जो है अपने अपने क्षेत्रों को सफल बनाने में भी रहे। इसी प्रकार से रानी दुर्गावती, जो मध्य प्रदेश के गोंड राज्यों में से एक गढ़ राज्य था, मध्य प्रदेश का एक गोंड राज्य की स्थापना एक वीर रानी के रूप में याद किया जाता है। उनके सभी विवरणों से जो स्रोत है उससे ज्ञात होता है कि उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से शासन किया और अपने राज्य को सुदृढ़ किया। उसके पास में उस समय पे 20,000 के करीब सैनिक थे, 1,000 के करीब उसके पास में हाथियों की सेना थी। उसके सहयोग से उसने आक्रमणों के अनेक प्रयासों को विफल किया। जब अकबर द्वारा भेजे गए सैनिक 1564 ईस्वी में उसके राज्य पर आक्रमण किया तो संख्या बल के और हथियारों में भी कम होने पर भी उसने अपनी सेना का वीरतापूर्वक नेतृत्व किया, बहादुरी से लड़ी, घायल हो गई और जब उसे लगा कि अब वो उसकी शक्ति क्षीण हो गई है तो उसने अपने आप ही अपना बलिदान कर लिया। उस समय पर वह 40 वर्ष की उम्र की थी। वो अपने बंदी ना होने की बजाय उसने अपने आप को क्षति पहुंचा ली और अपना जो है गौरव बचाते हुए अपना बलिदान दे दिया। और यह बलिदान क्षेत्रीय गौरव और प्रतिरोध का प्रतीक बन गया और आज भी भारत के इतिहास में एक वीरांगना के रूप में उनका स्थान माना जाता है। उसके साथ में ही राजपूतों का उदय हुआ। मैंने बताया था कि पृथ्वीराज चौहान के समय में राजपूतों की स्थिति जो दिल्ली के आसपासों की थी, वो उसकी लड़की के गोनों के दौरान हुए युद्ध में लगभग उनके वंश का समूल नाश हो गया था और उनके बच्चे दूध मुए थे। तो उनको अपने आप में संभालने में वक्त लगा और उसमें जैसे जैसे वो संभले उन्होंने प्रतिरोध करना शुरू किया। उत्तर पश्चिम भारत में स्थित होने के कारण पूर्ववर्ती राजवंशों के प्राप्त गौरवशाली परंपराओं के कारण, उदाहरण के लिए प्रतिहार कुछ शताब्दियों से पूर्व ही सिंध पर अरब का आक्रमण का प्रतिरोध किया था। राजपूत प्राय उपमहाद्वीप के बाहर से आने वाले शक्तियों से जूझते रहते थे और राजपूतों ने खिलजी के आक्रमण के बाद अपने राज्यों का पुनर्गठन किया और इस प्रक्रिया में मेवाड़ और मारवाड़ के क्षेत्र दो वंश उभरे। उनकी शौर्यपूर्ण कहानियां विशेष रूप से लोकगीतों के माध्यम से आज भी सुनाई जाती हैं। इन वंशों में उत्पन्न वीर शासकों में हम पूर्व में राणा कुंभा के विषय में पढ़ चुके हैं। राणा सांगा ने, उस समय के जो राणा सांगा थे, उनने 100 से ज्यादा युद्धों में विजय प्राप्त करी। इतना गौरवशाली इतिहास जो धूमिल हो, कुछ चंद जो है लोगों ने उसके इतिहास को कम करके दिखाया। वो 100 से ज्यादा उन्होंने विजय अभियान अपनाए थे राणा सांगा ने, एकत्र किया और सुल्तानों के विरुद्ध अनेक युद्ध जीते। अंत में खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध उन्होंने पराजय का सामना करना पड़ा। तो उसमें जो है राणा सांगा ने जो है काफी बड़ा गौरवशाली किया और खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध पराजय का सामना करना पड़ा। अब ये सब जो बातें हैं कि भाई वो बाबर से पराजय हुई, ये कहते हैं ना कि जरा सी थोड़ी सी देर की जो गफलत होती है उसी में युद्ध का परिदृश्य बदल जाता है। जैसे हेमू के साथ में हुआ कि वो जरा सी गफलत में और लापरवाह में की स्थिति में दुश्मन ने फायदा उठाया, क्योंकि उनके पास संसाधन थे, दूरबीन वगैरह सब चीज ले रखी थी और वो दूर से देखते रहते थे और उनके जो लक्ष्य भेदी जो होते थे वो वहीं से तीरंदाजी या गोली, अब तो उनके पास गोली वगैरह थी, वो घायल कर देते थे और उनके जो लोग थे वो अफवाह उड़ा देते थे। तो इस प्रकार से उनको यहाँ के जो राजपूत राजा थे वो
धर्म युद्ध लड़ते थे और उनके नियम होते थे, गए मतलब जिसके पास निहत्था है नहीं मारेंगे करेंगे, और उनके पास था क्या, उनके पास तो था जहां मिले जैसा मिले मार दो उसे। तो इस वजह से हमारे जो यहाँ के जो राजपूत राजा थे वो मात खा जाते थे, वो रहम दिखा देते थे। और रहम दिखाना उस समय के परिस्थिति के अनुसार श्री कृष्ण की नीति थी कि भाई दुश्मन अगर जो है, क्योंकि उन्होंने उस नीति को तो भुला लिया श्री कृष्ण की कि दुश्मन अगर अधर्मी है तो उसको अधर्म से मारने में भी कोई बुराई नहीं है, वो भुला दी थी उन्होंने। तो यद्यपि हारना पड़ा, यद्यपि उससे उनके पूर्ववर्ती जो थे एक विखंडित राज्य उन्हें विरासत में छोड़ के गए थे, फिर भी मेवाड़ के आगे जो है शासक महाराणा प्रताप ने मुगल आधिपत्य को कभी भी स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार किया, और राजपूतों के प्रतिरोध के वे प्रतीक बन गए थे। 1576 में हल्दी घाटी का अरावली में जो है कि दर्रे में बड़ा भयंकर संघर्ष हुआ। यद्यपि मुगलों का उसमें पलड़ा भारी रहा, क्योंकि उनके जो समर्थन में दतिया के महाराज थे और भील उनके जो है उधर के जो थे और महाराणा प्रताप के और मित्र, बाकी और जितने भी ये थे जयपुर के और उधर के जोधपुर के, वो सब मुगलों के साथ में थे। उन्होंने अपने अकेले संसाधनों के बावजूद भी काफी भयंकर युद्ध लड़ा, और जब उनको लगा कि भाई हमारे पलड़ा कमजोर है, तो उन्होंने छापामार गोरिल्ला युद्ध लड़ने के लिए पहाड़ियों में शरण ली, और उनको गोरिल्ला युद्ध उन्होंने जारी रखा और दासता स्वीकार नहीं करी। कठोर परिस्थिति में रहते हुए उन्हें अपनी स्वतंत्रता पर अडिग रहे। उल्लेखनीय है कि महाराणा प्रताप को भीलों का प्रबल समर्थन प्राप्त था, जो न केवल धनुर्धर के रूप में उनकी सेना में सम्मिलित हुए, परंतु वो अपने ज्ञान के योगदान भी उन्होंने दिया। अनेक अवसरों पे उनकी सेना ने उन्होंने मेवाड़ की सैन्य परंपराओं का एक सम्मानित स्थान दिलवाया, जैसा कि मेवाड़ के प्रतीक चिन्ह में भी प्रतीक है कि उसमें एक तरफ जो है महाराणा प्रताप खड़े हैं तो बगल में धनुर्धर के रूप में भील भी उनमें दर्शाए गए हैं। कुछ राजपूत राज्यों ने अंततः कूटनीतिक और वैवाहिक गठबंधन के माध्यम से मुगलों से गठबंधन कर लिया था, और कुछ अन्य विशेष रूप से मेवाड़ और मुगल प्रभुत्व को कभी स्वीकार नहीं किया। औरंगजेब के शासनकाल के समय में कई राजपूत सरदारों ने विद्रोह किया, जिसमें मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ भी शामिल थे, जिन्होंने जोधपुर को स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। अतः एवं मुगल सत्ता राजस्थान में सीमित ही रही। आगे पूर्वोत्तर में जो है अहोम जो राजा थे, अहोम वंश था, उन्होंने भी जो है मुगलों को पैर फैलाने नहीं दिए। 13वीं शताब्दी के में अहोम जातीय समूह वर्तमान में म्यांमार से ब्रह्मपुत्र घाटी से चले एवं वहां पर अहोम साम्राज्य का गठन किया। सल्तनत और मुगलों काल के दोनों ही समय में अहोम शासक उत्तर पूर्व में विस्तार उनके प्रयासों और कठोर प्रतिरोध किया। उनकी अनूठी पाइक प्रणाली प्रत्येक सक्षम व्यक्ति भूमि के अधिकारों के स्थान पर श्रम और सैन्य कर्तव्य के माध्यम से राज्य में सेवा प्रदान करते थे। यानी कि वो सैनिक ना बन के अपने आप को सेवा प्रदान करने के लिए उन्होंने कर्मठ कर रखा था, और जब भी जरूरत पड़ती थी वो धरती के पुत्र बन के लड़ने के लिए मरने के लिए तैयार रहते थे, और इसके लिए कोई भी पैसा धेला भी नहीं लेते थे। ये जो थी उनकी जो शासक की सार्वजनिक आधारभूत संरचना का निर्माण उन्होंने इस प्रकार से किया कि स्थायी सेना के बिना भी वे त्वरित बल बनाए रखने के अवसर मिला, और समय के साथ अहोमों ने जो स्थानीय संस्कृति को आत्मसात किया और कृषि को बढ़ावा दिया और विविध धर्मों को प्रोत्साहन किया, और असम की समृद्ध परंपराओं को भी उन्होंने योगदान दिया। तो इसमें बताया है कि
आप कक्षा में चर्चा करें कि अपायिक प्रणाली क्या थी और दैनिक जीवन में उनकी क्या चुनौतीपूर्ण थी, ये जो है सेनाओं की अर्थव्यवस्था दोनों में वो किस प्रकार से प्रबंधन में सहायता करते थे, आप स्वयं विचार करें, अन्य संसाधनों के माध्यम से उसके बारे में जानकारी जुटाएं और खुद जो है उस पर चर्चा करें। फिर 17वीं शताब्दी में जब औरंगजेब ने मुगलों को अहोम की राजधानी गढ़गांव जो था पर आधिपत्य के लिए भेजा, तब अहोमों ने घने जंगलों, पहाड़ियों और नदियों में अपने ज्ञान का लगातार गुरिल्ला रणनीति का प्रयोग करके उस हमले को विफल कर दिया। यद्यपि मुगलों के पास में सैनिक नदी नौकाओं का बड़ा बेड़ा था। वर्तमान के गुवाहाटी निकट ब्रह्मपुत्र नदी पर लड़े गए सराय घाट के युद्ध में जो 1671 ईस्वी में था, अहोम के सेनापति लचित बरफुकन और उसके 10,000 सैनिकों ने 30,000 सैनिकों की मुगल सेना को पराजित किया और अंत में जो है अहोम अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने में सफल रहे और वहां से वो मार पीट के उन्होंने उनको भगा दिया। मुगल जो सेनापति था राम सिंह ने, अब देख रहे हो, मतलब इधर तो प्रतिरोध कर रहे हैं और उधर राम सिंह वाम सिंह जो उनकी सेना में नेता बने हुए हैं। ये कारण था, वो उनसे गठबंधन में उनके दास के रूप में, दासत्व रूप में और अपनी उनको बढ़ाई चढ़ा के उनको बथुए के पेड़ पर चढ़ा देते थे। उनको आप तो बड़े योद्धा हैं और वो फूल का कुप्पा हो जाते थे और सेनापति बन जाते थे और उन्हीं के हाथों से ही वो विजय अभियान उनके लिए उनको जारी रखते थे। और उनकी उस समय की परिस्थिति क्या रही होगी हम इस बारे में निर्णय नहीं लेते, लेकिन अपनों को ही अपने मार रहे थे। मुगल सेनापति राम सिंह ने अहोम योद्धाओं की प्रशंसा के लिए इन शब्द की है कि प्रत्येक असमिया सैनिक नाव चलाने, तीरंदाजी करने और खाई कूदने और बंदूकों और तोपों को चलाने में निपुण हैं। मैंने भारत में किसी अन्य क्षेत्र में ऐसी बहुमुखी प्रतिभा नहीं देखी। मैंने कहा जैसे अहोमों में प्रतिभा थी ऐसी प्रतिभा हमने कहीं नहीं देखी। ये उस समय के मुगल सेनापति जो थे राम सिंह कह रहे हैं। अहोमों ने असम की नदियां, पहाड़ियां और जंगलों का उपयोग अपने लाभ के लिए कैसे किया, इस बारे में आप कल्पना करके सोच सकते हैं। उससे भूगोल की रक्षा प्रणाली कैसे सुदृढ़ और लड़ने में कैसे सहायता करती है, ये भी जो है उन्होंने सहायता प्रदान होती है कि वो अपने भूगोल के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। उसके बाद में 15वीं शताब्दी में पंजाब में जो इस समय पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां गुरु नानक ने, यानी सिखों का उदय हुआ 15वीं शताब्दी में। गुरु नानक ने समानता, करुणा और ईश्वर की एकता, एक ओंकार का संदेश फैलाया। उनके अनुयायी सिख के रूप में जाने जाते थे। यद्यपि सिख पंथ का आरंभ एक आध्यात्मिक आंदोलन के रूप में हुआ था, किंतु कुछ समय बाद मुगलों की शासक की बढ़ती असहिष्णुता, एवं उत्पीड़न ने सिखों के गुरुओं को उत्तर देने पर विवश किया। तब जहांगीर को पता लगा कि गुरु अर्जन देव ने उनके विद्रोही पुत्र का समर्थन किया, तो तब वो गुरुओं को यातना देकर मृत्यु दंड दिया। और इस घटना ने गुरु अर्जन देव के पुत्र तथा उत्तराधिकारी हरगोविंद सिंह को सैन्य प्रशिक्षण आरंभ करने और सिख सेना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। यानी कि शुरुआत में जो थे ये गुरु नानक देव जी एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में उभरे और उस समय के जो हिंदू और मुस्लिम संप्रदायों के समय के जो पाखंड था उसके विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई और अपने उसी क्षेत्र में वो इसी तरह की गतिविधि में लगे रहते थे। और उसके बाद में आगे जो गुरु अर्जुन देव थे उनके पास में इनका जो है एक पुत्र जहांगीर का वो पहुंच गया और उसने अपने उसे शरण दे दी। इनको पता पड़ी और उन्होंने अर्जुन देव के विरुद्ध अभियान चलाया, उसको मृत्यु दंड दिलवा दिया। उसके बाद में उसका पुत्र जो उत्तराधिकारी बना, गुरु जो है हरगोविंद सिंह जो थे, उन्होंने
युद्ध के लिए प्रशिक्षण आरंभ करने पे मजबूर हो गए। उन्होंने कहा भाई हमारा गुजारा नहीं होगा, अब तो हमने तो लड़ने बढ़ने के लिए, जो अपने धर्म के रक्षा के लिए प्रशिक्षण लेने की जरूरत होगी। और उसने फिर जो है उन्होंने मुगल सेना के विरुद्ध अनेक लड़ाइयां लड़ी। इस अध्याय के संदर्भ में पंजाब से तात्पर्य जो है वर्तमान भारत और पाकिस्तान के जो मध्य विभाजित हुआ उससे है। सिखों का जो पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब सबसे पहले अर्जुन देव द्वारा ही प्रकाशित व संकलित, अर्जुन देव द्वारा ही संकलित किया गया था। बाद में गुरु तेग बहादुर के भजन इसमें जोड़े गए। और यह ग्रंथ इस बात को बल देता था कि सभी के लिए एक ही ईश्वर है, जिसने पृथ्वी को धर्म के ग्रह के रूप में स्थापित किया और सिखों के अन्य मूल्यों के साथ सत्य, निष्ठा, करुणा, विनम्रता और आत्म नियंत्रण का अभ्यास करने का निर्देश दिया। उदाहरण के लिए सत्य उच्च है, परंतु सच्चा जीवन उसमें भी सर्वोच्च है। यानी कि सिख कोई अलग से कोई वो नहीं था। उन्होंने यहीं के ही जो समकालिक जो सनातन हिंदू थे उनसे अपने बड़े पुत्रों को अपने प्रशिक्षण के लिए उन्होंने मांगा। उन्होंने कहा हम इनको सीख देंगे कि भाई कैसे अपने आत्मरक्षा करें और कैसे धर्म के लिए, अपने कर्तव्य के लिए, मर मिटने के लिए इस जीवन को वो लगाएं। इसलिए यहाँ से झोली फैला के अपनी जो है माओं से उनके बड़े पुत्रों को अपने इस धर्म के काम के लिए उन्होंने मांगा। उन्हीं को ही बाद में सिख कहा जाने लगा। और बाद में समय के साथ में परिवर्तन होते होते आज के समय में सिख अपने आप को बहुत से जो हैं अलग मानते हैं, लेकिन ये हमारे ही जो बड़े पुत्र थे, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनमें से ही हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि सिख हम में से ही हैं, हमसे अलग नहीं है। 1675 में कश्मीरी पंडितों का एक समूह जो है इस्लामी उत्पीड़न एवं सुरक्षा की मांग के लिए गुरु तेग बहादुर जी के पास में पहुंचा। गुरु ने उनके साथ खड़े होने और शहादत को स्वीकार करने का निर्णय लिया। औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया तथा इस्लाम स्वीकार करने का आदेश दिया। यातना झेलने के लिए उन्होंने 2 शिष्यों को यातना के कारण मृत्यु हो जाने के बाद भी गुरु ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। और औरंगजेब ने आदेश पर चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से उनका सिर कलम कर दिया गया। प्रत्युत्तर में उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह ने 10वें एवं अंतिम गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की। यह न्याय, समानता और आस्था की रक्षा हेतु प्रतिबद्ध सैन्य भाईचारा था, जो प्राणों की चिंता किए बिना मुगलों की सेना से भिड़ता था। तो इस प्रकार से जो गुरु तेग बहादुर ने अपनी शहादत दी, क्या आप जानते हैं, ये रोंगटे खड़े करने वाले बातें हैं। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली का जो प्रसिद्ध जो खरीदारी क्षेत्र जो है चांदनी चौक, उसमें गुरु द्वारा जो शीशगंज साहिब है उसका क्या महत्व है। गुरु पंथ में सिख मत में जो है गुरुद्वारा एक पूजा स्थल है। यह वही स्थान है जहां 1675 में औरंगजेब ने 9वें गुरु तेग बहादुर का सिर कलम करने का काट दिया था, सिर कलम किया था। और इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे को सिख रेजिमेंट द्वारा विशिष्ट सम्मान दिया जाता है, जो 1979 से प्रत्येक गणतंत्र परेड में राष्ट्रपति से पूर्व इसे सलामी देते हैं और भारतीय इतिहास में आस्था एवं बलिदान का शक्तिशाली प्रतीक है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि गुरु तेग बहादुर ने धर्म परिवर्तन के स्थान पर यातनाएं सहन की? ऐसा क्यों सोचा कि उनका बलिदान कोई प्रभाव डालेगा? ये आप स्वयं विचार करें कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों किया कि धर्म परिवर्तन करके आराम से ऐशो आराम की भी जिंदगी जी सकते थे।
उन्होंने अपना बलिदान, उन्होंने जो सोचा कि उनका बलिदान कोई प्रभाव डालेगा, तो ये आप स्वयं जो है ऐसा विचार करें कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों सोचा। सिख गुरुओं और खालसाओं के किन मूल्यों को अपनाया और वर्तमान में विश्व में वे कैसे प्रासंगिक हैं, ये जो हैं इस पुस्तक में ये कुछ प्रश्न दिए हैं जिनके उत्तर आपको स्वयं खोजने हैं। बाद में हम जब ये अध्याय पूरा हो जाएगा तो हम इनके सवाल देने में भी आपकी सहायता करेंगे। मुगल साम्राज्य का पतन, विशेष रूप से मराठों के आक्रमण, पंजाब क्षेत्र में सिख के उभार, जाटों का दिल्ली के आसपास एरिया में प्रभुत्व और 19वीं शताब्दी के अंत में महाराणा रणजीत सिंह के प्रयासों से एकत्रित किया और रणजीत सिंह के कुशल सैन्य कुशाग्र और कूटनीति कौशल और धार्मिक सहिष्णुता ने उन्हें एक सशक्त केंद्रीकृत साम्राज्य स्थापित करने में सहायता की, जो कश्मीर के कुछ भागों सहित उत्तर पश्चिम के अधिकांश भागों तक विस्तृत था। तो इस प्रकार से जो है ये सिख साम्राज्य जो कश्मीर के कुछ भागों उत्तर पश्चिम के अधिकांश में फैला था, 19वीं शताब्दी के मुगल साम्राज्यों के अवशेषों और तदंतर ब्रिटिश विस्तार दोनों का उसने जो है विरोध किया और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। और हरि सिंह नलवा ने काफ़ी सख्ती से उनको अफगानों को कुचल के जो है उन्होंने अपनी ये सत्ता को, राज सत्ता को बड़ा विस्तृत किया। हमारा जो है अध्याय की जो हमारे जो आज की विषय वस्तु है इस वीडियो की यहीं तक। अगली वीडियो में हम जो है उस समय के प्रशासन के, भारत में कैसा प्रशासन चलता था, इसके बारे में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे मुगलों का यहाँ के लोगों ने प्रतिरोध किया। उसमें से सबसे पहले जाट किसान कम्युनिटी थी, उसके बाद में जो है भील, आदिवासी, संथाल, कोंच आदि, रानी दुर्गावती, उसके बाद में राजपूतों का उदय हुआ जिसमें राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप आदि जो थे वो प्रसिद्ध थे। उसके बाद में सिखों का उदय हुआ और उन्होंने जो है उनका प्रतिरोध किया। बाद में अहोमों ने उनका प्रतिरोध किया उधर पूर्वोत्तर में और उनको पैर नहीं फैलाने दिए आगे। इस प्रकार से ये जो है औरंगजेब की मृत्यु के बाद में अंतिम में मराठाओं ने इनमें अंतिम कील ठोकी और यहाँ के संयुक्त अभियान से ये छिन्न भिन्न हो गए। बाद में मुगल आ गए थे, मतलब अंग्रेज आ गए थे और अंग्रेजों ने अपना जो है बुद्धि कौशल से इन सब को धराशायी कर दिया। तो ये अगला विषय है कि वह अंग्रेजों ने कैसे कैसे चालाकी से यहाँ पे सत्ता ग्रहण करी। इस वीडियो में इतना ही। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।